हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स जानते हैं कि अगर आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो आपको मालूम होगा कि अर्थशास्त्र एक विकासमान शास्त्र है और इसके समय समय अनुसार जो परिभाषाएं हैं वो बदलती रहती हैं। यानी कि सार रूप में कहा जाए तो अर्थशास्त्र की एक उपयुक्त परिभाषा दे पाना संभव नहीं है, लेकिन विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने समयानुसार कुछ उपयुक्त परिभाषाएं दी हैं जिनको हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। यहाँ फ्रेंड्स आप देखें कि जो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं हैं उनका वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है, इनकी 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर पहली जो परिभाषा है वो है धन संबंधी परिभाषा। इसको वेल्थ डेफिनेशंस भी बोला जाता है और इसके जो प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं एडम स्मिथ और जे.एस. मिल इनके समर्थकों में से हैं। और जो दूसरी परिभाषा है वो कल्याण संबंधी परिभाषा, जिसे खासकर मार्शल ने दी हुई थी। इसको वेलफेयर डेफिनेशंस भी कहा जाता है और इनके प्रवर्तकों में आप यहाँ पर देखेंगे जो फॉलोअर्स थे पीगू और कैनन, उन्होंने भी कल्याण संबंधी परिभाषाओं को बाद में फॉलो किया और उन्होंने माना कि जो कल्याण संबंधी परिभाषाएं हैं वो ही ज़्यादा बेहतर है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि तीसरी जो परिभाषा है वो है दुर्लभता संबंधी परिभाषा, स्कार्सिटी डेफिनेशन। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दुर्लभता संबंधी परिभाषा है यहाँ पर प्रोफेसर रॉबिन्स हैं और रॉबिन्स की जो पुस्तक थी उन्होंने अपनी पुस्तक में दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी थी। यानी कि जो अर्थशास्त्र है उसको दुर्लभता संबंधी माना हुआ था। यानी कि जो चीज़ें हैं लोगों के पास में आवश्यकताएं अनंत होती हैं, लेकिन उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों के पास में साधन दुर्लभ होते हैं। तो यहाँ पर हम आगे परिभाषा इसकी जो दी है प्रोफेसर रॉबिन्स ने वो आपको बताएंगे और उनकी जो परिभाषा है किन तथ्यों पर आधारित है वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। अगली जो परिभाषा है वो है इच्छाओं के लोभ संबंधी परिभाषा और ये जो परिभाषा दी है डेफिनेशन ऑन वांटलेसनेस, ये प्रोफेसर जे.के. मेहता के द्वारा दी गई है। और जो पांचवी जो परिभाषा है जिसे आधुनिक या विकास संबंधी परिभाषा कहा जाता है उसके प्रवर्तक है प्रोफेसर सैमुअल्सन। आधुनिक या विकास संबंधी परिभाषा मॉडर्न डेफिनेशन और ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखें कि जो अर्थशास्त्र की परिभाषा है वो 5 वर्गों में विभक्त करी गई है। पहली है धन संबंधी परिभाषा, दूसरी है कल्याण संबंधी परिभाषा, तीसरी दुर्लभता संबंधी परिभाषा और चौथी है इच्छाओं के लोभ संबंधी परिभाषा और पांचवी है आधुनिक या विकास संबंधी परिभाषा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन सभी परिभाषाओं को आपको हमेशा याद रखना है। इनके जो वर्गीकरण है उनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी लोग आपसे पूछ लेते हैं कि अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा बताइए या डेफिनेशन ऑफ वांटलेसनेस क्या है, तो वो आपसे पूछी जा सकती है इस तरीके से। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं जो धन संबंधी परिभाषा है उसके बारे में। यहाँ पर देखिए जो धन संबंधी परिभाषा है वो एडम स्मिथ ने दी थी और एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर देखें एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की प्रथम पुस्तक का नाम राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज, और खासकर ये काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और कई बार पूछा जाता है कि एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है, क्योंकि एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। तो कई बार एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, आपको ये हमेशा लर्न करके रखना पड़ेगा, रखा था, जो सन 1776 में प्रकाशित हुई थी। ये डेट भी आपको हमेशा याद रखनी है 1776, क्योंकि कई बार ये भी पूछ दिया जाता है आपसे, वैकल्पिक में पूछा जा सकता है और भी जो एग्जाम्स रहते हैं उनमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस कब प्रकाशित हुई थी। तो 1776 में प्रकाशित हुई थी। और इसी को एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस को हिंदी में राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज, ये एक इसका ट्रांसलेशन कह सकते हैं। तो वैसे ये जो इनकी पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस,
ये सामान्य तौर पर हर व्यक्ति को याद नहीं रहती है, लेकिन इसको शॉर्ट में सामान्य तौर पर वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं। यानी कि ये पूछा जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है, लेकिन ये एक सामान्य स्टूडेंट्स के लिए हो सकती है बात वेल्थ ऑफ नेशंस कहना। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये जो पूरी पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, आपको हिंदी और इंग्लिश में लर्न होना चाहिए। आगे यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए कि जो एडम स्मिथ हैं उन्होंने इस पुस्तक में अर्थशास्त्र को जिस तरह से डिफाइन किया है वो आप यहाँ पर देख लें। तो यहाँ पर जो बुक है उसमें एडम स्मिथ ने लिखा है, अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं इसके कारणों की जांच करता है। यानी कि जो राष्ट्रों का जो धन है वो कहाँ से आता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, और जो धन है उसके कारणों की कहाँ से आया और किस तरीके से आया, ये सभी उनकी जांच भी करता है। ये उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो राष्ट्र के धन के स्वभाव और इसके कारणों की जांच करता है। यदि इस परिभाषा को सार रूप में कहा जाए तो सीधा था सार यही है कि अपने एडम स्मिथ ने अपनी इस पुस्तक में अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी है उसमें उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र धन संबंधी विज्ञान है जिसमें धन के मामले में जानकारी इकट्ठी की जाती है, धन के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। सामान्य तौर पर लोग इसी परिभाषा को बता देते हैं। अगर कोई पूछता है कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं तो बोलते हैं अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है या धन संबंधी विज्ञान है। तो ये एक परिभाषा है तो अर्थशास्त्र की, लेकिन ये एक परफेक्ट परिभाषा नहीं है, उचित परिभाषा नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुरानी परिभाषा थी और ये काफ़ी पुरानी परिभाषा हो चुकी है। इसलिए आपको इसकी जो और भी परिभाषाएं हैं जो हम आगे आपको बताने वाले हैं उनकी भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आजकल एक जो नया व्यक्ति है जो इकोनॉमिक्स से जुड़ा नहीं है तो वो आपसे परिभाषा पूछेगा तो पूछ सकता है अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अर्थशास्त्र से संबंधित है, आप कभी एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहाँ पर अगर कोई योग्य व्यक्ति है अर्थशास्त्र का, वो आपसे ऐसी परिभाषा नहीं पूछेगा कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के बारे में बताएं, या अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के बारे में बताएं, या और भी जो वर्गीकरण है उनमें से किसी के बारे में पूछ सकता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगली जो परिभाषा है। अगली यहाँ पर परिभाषा देखें, कल्याण संबंधी परिभाषा है और इसके जो प्रवर्तक हैं वो मार्शल माने जाते हैं, यानी कि प्रोफेसर मार्शल। उनकी जो पुस्तक थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये 1890 में प्रकाशित हुई थी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एडम स्मिथ ने अपनी परिभाषा दी थी, उन्होंने अपनी परिभाषा में अर्थशास्त्र को केवल धन का विज्ञान माना हुआ था। लेकिन जब मार्शल आए तो उन्होंने उस परिभाषा की आलोचनाएं करी और उन्होंने उसमें कुछ चीज़ों को और जोड़ा। यानी कि मार्शल ने धन की अपेक्षा मानव कल्याण को अपनी परिभाषा में अधिक महत्व दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो मानव के कल्याण को अधिकतम करता है या मानव के कल्याण से भी संबंधित है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो उनकी जो परिभाषा है वो किस तरह की थी। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में मानव जीवन के साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका निकट संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उसके उपयोग से है जो कल्याण के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि ऐसे धन का कोई मतलब नहीं है जिससे किसी व्यक्ति की जो कल्याण है, भौतिक साधनों की जब प्राप्ति होती है तो उससे उनका उपयोग होता है और उनसे कुछ ना कुछ लाभ होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर बता दें कि आपके पास में धन है, आपको गर्मी लगती है तो आपके पास यदि कूलर है, फैन आ जाता है तो उससे आपको कुछ आनंद की अनुभूति होती है, आपको सुख की प्राप्ति होती है, तो एक तरह का कल्याण होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि धनार्जन केवल महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उस धन का ऐसे कार्यों में उपयोग होना चाहिए जिससे समाज का, व्यक्ति का कल्याण भी हो सके। तो उसमें जो कल्याण संबंधी बात है मार्शल ने ऐड करी है और ये सुधार हुआ धन संबंधी परिभाषा में। आगे जो परिभाषा दी है उसकी हम बात करते हैं, दुर्लभता संबंधी परिभाषा, और इसको स्कार्सिटी डेफिनेशंस भी कहा जाता है। यहाँ पर देखें कि इसके जो प्रवर्तक हैं वो प्रोफेसर रॉबिन्स माने जाते हैं और उनकी जो पुस्तक है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस जो 1932 में प्रकाशित हुई थी।
उसमें उन्होंने जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है वो कुछ इस प्रकार की दी है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों तथा उनके सीमित एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यहाँ पर उन्होंने अर्थशास्त्र को एक ऐसा विषय माना है जिसमें उन्होंने माना है कि यहाँ पर आप देख लें कि इनकी जो परिभाषा है उसमें 4 मुख्य तत्व हैं। इनकी जो परिभाषा है मुख्य रूप से 4 तत्वों पर आधारित है। नंबर 1, उन्होंने माना कि जो आवश्यकताएं हैं लोगों की वो अनंत होती हैं, आवश्यकताओं का समान महत्व नहीं होता। तीसरी, आवश्यकताओं की तुलना में साधनों का सीमित होना और साधनों का वैकल्पिक उपयोग होना। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि लोगों के पास आवश्यकताएं तो अनंत होती हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए उसके पास में साधन सीमित होते हैं। और क्योंकि सभी आवश्यकताओं की जो महत्ता होती है वो एक समान नहीं होती है, तो सबसे पहले एक व्यक्ति अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनमें से जो प्रमुख आवश्यकता है जिसको तुरंत किया जाना जरूरी है वह उसको पहले पूरा करता है, क्योंकि सभी आवश्यकताओं को उसके पास में जो संसाधन है उनसे पूरा नहीं कर सकता। तो इस तरीके से वो एक क्रम डिसाइड कर लेता है कि वर्तमान में जो मेरे पास में साधन है उनसे पहले कौन सी आवश्यकता है जिसको पूरा किया जा सके और कौन सी ऐसी आवश्यकता है जिसको बाद के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि जो अर्थशास्त्र है वो इसका दुर्लभता संबंधी विज्ञान है, यानी कि दुर्लभताओं का विज्ञान है। यहाँ पर लोगों को देखना पड़ता है कि उनके जो साधन हैं वो कितने हैं और उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनके कैसे विकल्प लिए जा सकते हैं। वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों के परस्पर संबंध। वैकल्पिक उपयोगों का मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति चाय पीना पसंद करता है और अगर चाय महंगी है तो वहाँ पे वो कॉफ़ी पी सकता है अगर सस्ती है, तो यहाँ पर वो विकल्प भी उपयोग कर सकता है अपने संसाधनों के अनुसार। आगे बात करते हैं जो अगली परिभाषा है, इच्छाओं के लोभ संबंधी परिभाषा। यहाँ पर भारतीय दर्शन से प्रभावित होकर प्रोफेसर जे.के. मेहता ने अर्थशास्त्र की निम्न परिभाषा दी है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने के एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस बात का उल्लेख किया गया है, मानवीय आचरण का अध्ययन की बात यहाँ पर करी गई है और वो भी इच्छा रहित आवश्यकता में। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति हो जब वह किसी चीज़ की चाहत रखता है और धन को इकट्ठा करने के बारे में बात करता है तो उसके पास में चाहे जितने साधन होते जाएं, एक साधन होने के पश्चात उसकी दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है और उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ पर कहा जाता है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो इच्छाओं की लोभ संबंधी इच्छाओं की लोभ की बात करता है, यानी कि एक ऐसी अवस्था का आ जाना जहाँ पर किसी भी तरह की कोई इच्छा ना रहे। यानी कि उन्होंने कहा है कि भारत में आप देखते हैं कि बहुत से लोग सन्यासी का जीवन जीते हैं, यानी कि अपने जो फैमिली है, अपना जो घर द्वार है, सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं और एक स्वतंत्र जीवन जीते हैं। वहाँ पर किसी तरह की उनकी इच्छा नहीं रहती है, तो उसमें कहते हैं कि ज़्यादा उनको आनंद आता है। चलिए बात करते हैं प्रोफेसर जे.के. मेहता की जो परिभाषा है मुख्य रूप से निम्न तथ्यों पर आधारित है। अधिकतम सुख इच्छा रहित अवस्था में निहित है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति तब तक सुखी नहीं हो सकता जब तक उसकी इच्छाएं खत्म ना हो जाएं। अगर किसी व्यक्ति में इच्छाएं हैं तो जो सुख रहेगा वो कभी भी अधिकतम नहीं हो सकता। अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना है। कोई भी व्यक्ति काम करता है, जो भी काम करता है उसका मेन मकसद सुख प्राप्त करना ही होता है। इच्छाओं के चुनाव की समस्या। जब व्यक्ति के पास में संसाधन होता है तो उसकी जो इच्छाएं हैं उनको चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी समस्या को, कौन सी इच्छा को अभी पूरा किया जाए, किसको बाद में किया जाएगा। तो ये भी उसके सुख में काफ़ी बाधा डालती है। मानव व्यवहार का भी हमें यहाँ पर ख्याल रखना पड़ता है कि मानव का व्यवहार कैसा है और मानसिक संतुलन को भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। आगे हम बात करते हैं आधुनिक या विकास संबंधी परिभाषा। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर सैमुएल्सन ने वर्तमान समय के अर्थशास्त्र को इन शब्दों में परिभाषित किया है। इस परिभाषा को आधुनिक या एक उचित परिभाषा कह सकते हैं, क्योंकि ये जो परिभाषा है वर्तमान समय अनुसार दी गई है प्रोफेसर सैमुएल्सन के द्वारा और इनको इस परिभाषा के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। यहाँ पर देखिए, अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज अनेक प्रयोगों में लाए जाने वाले उत्पादन के सीमित साधनों का एक समयावधि में विभिन्न पहलुओं के उत्पादन करने एवं उनको समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में उपभोग हेतु वर्तमान तथा भविष्य के बीच बांटने के लिए किस प्रकार चुनते हैं। ऐसा वे चाहे मुद्रा का प्रयोग करके करें अथवा इसके बिना करें। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कि इनकी जो परिभाषा है इसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को शामिल किया है। पहले तो यहाँ पर आप देखें कि
प्रयोग किए जाने वाले उत्पादन के सीमित साधनों, यानी कि उन्होंने कहा है कि जो साधन है वो सीमित होते हैं, यानी कि जो रॉबिन्स की दुर्लभता संबंधी परिभाषा है वो भी इसमें शामिल है। और यहाँ पर देखें, एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन करने एवं उनको समाज के विभिन्न व्यक्तियों और समूह में उपभोग हेतु वर्तमान तथा भविष्य के बीच बंटवारे, यानी कि यहाँ पर दुर्लभता संबंधी बात भी करी गई है और कैसे लोगों का कल्याण हो सकता है उसकी भी बात करी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें मुद्रा का प्रयोग का भी जिक्र किया गया है, इसलिए ये जो परिभाषा है एक उपयुक्त परिभाषा बन जाती है और इसे आधुनिक या विकास संबंधी परिभाषा भी कहा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखें कि हमने आपको शॉर्ट में जो अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं जिनको 5 तरीके से वर्गीकरण किया गया है उनको हमने आपको बता दिया है, और मेरा मानना है कि इससे अर्थशास्त्र की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो हम बात करेंगे इनकी जो विधिवत परिभाषाएं हैं उनकी आलोचनाएं, जैसे कि धन संबंधी परिभाषा, उसकी विशेषताएं और आलोचना के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।